बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सईदा शहरबानो मुशर्रफ। आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं ज़ेबा नाज साहिबा, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग काफ हैं, और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एहसान नाज साहब, जो कि चेयरमैन प्रेस क्लब लाहौर भी हैं और आप सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों मेहमानों ने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और यहाँ पे आके मुझे अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं ज़ेबा नाज साहिबा आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे अहम इशू जो चल रहा है, जो अपोजिशन की जानिब से बारहा आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ख़वातीन के लिबास पर जो अपनी राय दी है वो उनके बकौल टारगेट किया गया है ख़वातीन को, वो ठीक नहीं है। आप क्या देखते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब ने ऐसा बयान दिया है कि खातूनों को चाहिए या औरतों को चाहिए कि वो अपने आप को मुकम्मल ढांप के रहें, जो हमें हुक्म भी है पर्दे का, तो इस पे ऑपोजिशन की जानिब से ऐसा टारगेट करना कि खातून को टारगेट किया गया, ऐसा बयान आना, आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने जो एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक बात की है, उसमें मुझे तो इतनी कोई ऐसी बुरी बात नहीं जो बाल की खाल उतारने वाली हो। जो ख़वातीन हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मारवी, सरमत और दीगर ऐसी ख़वातीन को अलाकार बना के टीवी चैनलों पे लाया जाता है और उनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ सवालात किए जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान के जो कवानीन में ख़वातीन के जो हिस्से की बात करे वो इंसान गलत है, जायदाद की ख़वातीन की जो बात करे वो इंसान गलत है। हर वक्त यही बात करते रहना कि ख़वातीन इज़्ज़त, मेरे ख्याल से ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए और किसी जगह पे भी किसी नाग खुशगवार जो वाक़यात होते हैं उस पे, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं शूतर मुर्ग की तरह खुद मुख्तार बनी हुई हैं ख़वातीन। मैं ये समझती हूँ कि जबकि खातून जो है वो भड़कीले और स्लीवलेस कपड़े पहन के और अपने आप को नुमायाँ करेगी, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ख़वातीन को अपने पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो अपनी बचत चाहती हैं, अगर वो अपने आप को सेफ रखना चाहती हैं, क्योंकि हम मुसलमान ख़वातीन हैं, हम पाकिस्तान में एक मजहबी मुल्क है हमारा, उसके कवानीन के मुताबिक हमें अपनी बचत खुद करनी चाहिए। जब हम पाकिस्तानी ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन अपने बदन की नुमाइश करेंगी तो फिर मुझे बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो बच जाएं। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान साहब के बयान से नहीं कुछ रद्द-बदल हो सकता। आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, सब इसी तरफ जा रहे हैं कि उनके अब लिबास ऐसे हो गए, नाजेबा लिबास मैं कहूँगी, जो उन लोगों ने ज़ेबतन किए होते हैं। तो आप ये बताएं ना कि हमारी ख़वातीन के लिए कोई ऐसा एक्ट आना चाहिए या फिर उनको ये बारहा याद कराना चाहिए कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो मुल्क है ये मुसलमान ख़वातीनों और मुसलमान मर्द यहाँ रहते हैं और उनको एक अपने लिबास की एक तरीक़ेकार से पहनने चाहिए। आप फुल स्लीव, हाफ स्लीव की बजाय फुल बाजू पहने और अपना दुपट्टा सर पे लें। और मैं ये जो सोशल मीडिया में ख़वातीन भी जो हमारा मीडिया सेल है उसमें भी इस बात पे लागू होना चाहिए कि दुपट्टे के बगैर अगर हमारा पाकिस्तान मुसलमान मजहब है तो उसमें हमें इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। हम पहले तो अपने आप को इतना मॉडरेट बना देते हैं कि हमें ना दुपट्टे का ख्याल रह जाता है, ना शर्ट का ख्याल रह जाता है। आजकल पजामे इस तरीके के आ गए हैं कि आपकी आधी आधी पिंडली नंगी होती है और बाजू और दुपट्टा आपका नजर ही नहीं कहीं आता। सही कह रही हैं आप। मैं एहसान नाज साहब से भी बात करना चाहूँगी। एहसान नाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ख़वातीन पर बल्कि हमारे कल्चर को भी डिफ़ाइन किया कि जब हम उनके, जिस तरह भी ज़ेबा नाज साहिबा ने कहा कि मॉडर्निज़म आ गया है, यानी हम भी दौरे वक्त के साथ चेंज होंगे, अगर वो हो रहे हैं तो हमने उनके जो कल्चर को है अपनाया है, तो वो हमारे कल्चर को क्यों नहीं अपनाते हैं? और साथ ही साथ शर्म जो है वो निगाह में है, ये भी एक लोग लेके चल रहे हैं कि शर्म जो होती है वो निगाह में होती है, अपनी आंखें झुका लो। लेकिन अगर सामने वाला इस तरह के लिबास को अपने सामने यानी पहन के आएगा तो आप क्या कहते हैं, क्या ये सही है कि शर्म निगाह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शहरबानो, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी और ख़ास कर ये जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया है वो इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मीडिया की जीनत बना हुआ है। इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस अमरीकी ने वो इंटरव्यू किया
जो उसका डायरेक्टर था उनके सवालात बदनीति पर मबनी थे। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने मुतअद्दिद सवालात ऐसे किए जो कि सवाल बनते नहीं थे। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, वो क्रिकेटर नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि एक अलग चीज़ हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बहुत बड़ा एजाज़ है और अल्लाह ताला ने और आवाम ने उनको बख्शा है। बिल्कुल ऐसा। अब कोई अगर कोई शख्स इमरान खान की ज़ात की के बारे में कोई ऐसी बात करे जो कि किस्सा परीनिया है और जवानी की बातें हैं, वो जवानी में ख़त्म हो गई। अब तो इमरान खान वो इमरान खान है कि जिसकी बीवी भी सतर में रहती है, ऐसा ही। पर्दे में रहती है और वो सबको तलकीन करते हैं कि पर्दा करो। अब दूसरी रह गई बात ये कि ये जो इमरान खान ने ये बात की कि भाई ये जो भड़कीले लिबास, ये इस तरह के लिबास पहनने से मर्द मुश्तइल होते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने आप को सतर में रखें, वो अपने लिबास को इस तरह का पाएँ जो कि आवाम को भी पसंद हो, जो कि उनको अपनी ज़ाती तौर पे पसंद हो और फैमिली को भी पसंद हो। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करेंगे जो कि हालात व वाक़यात और तमद्दन से और इखलाक से बाख्ता बात होगी तो उस पर ज़रूर बात होगी। इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं कही। इमरान खान ने तो पाकिस्तान में क़वानीन ऐसे बनाए हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए कि ख़वातीन ख़ुद दंग हैं कि हमें इन क़वानीन का पता नहीं था, हमें इन हकूक़ का पता नहीं था। इमरान खान ने यह कानून बनाया है कि ख़वातीन जिनके बाप बहन भाई उन्हें हिस्सा नहीं देते उनको हिस्सा देना पड़ेगा। इमरान खान ने यह कानून बनाया है कि अगर ख़वातीन को अगर उसका खामद तंग करता है तो वो खुला ले सकती है, वो अदालत में जा सकती है, वो पुलिस को बुला सकती है। क्या इससे पहले इतने ख़वातीन को हकूक़ दिए गए? अब इसका मतलब ये नहीं कि ख़वातीन अपने आप को बाज़ारों में, गलियों में, सैनों में, मुख्तलिफ़ जगह पर बग़ैर लिबास के अपने आप को शो करें, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को इस बारे में एक कानून साज़ी करनी चाहिए, जिस तरह के मर्दों के बारे में कानून है, बाकी चीज़ों के बारे में कानून है। ख़वातीन के लिए भी ये कानून बनाया जाए कि वो अपने सतर को नंगा नहीं करेंगी, बिल्कुल अपनी आस्तानें पूरी पहनेंगी, सर पर दुपट्टा होगा, पांचे उसके नज़र नहीं आने चाहिए। ये तो कानून कायम होना चाहिए। तीन चार चीज़ें मैं इनको दोबारा से लागू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि जब इमरान खान साहब से उन्होंने ये सवाल भी किया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके यहाँ जो है ज़्यादती के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो इमरान खान साहब का आगे से जवाब यही था कि जब वो पर्दे वाली खातून को भी नहीं छोड़े, तो क्या आप इस बात को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस तरह नाजेबा लिबास पहन के वो आ जाएँ सामने? तो खुद इंटरव्यू लेने वाला चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, मैं इसका जवाब शेरबानो जी ज़रूर। अब देहातों में, जी गली कूचों में, खेतों में वो लड़कियां जो कि भैंस बकरियां चराती हैं उनके साथ रेप हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने कितना फैशन किया होता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक तौफीक है, अपना एक तरीका है जिसकी बुनियाद पर ये फैशन करता है वो। अच्छा, और मुझे यहाँ तक अब मेरा अपना ज़हन है कि फैशन की वजह से या इस तरह के भड़कीले लिबास पहनने की वजह से कभी ऐसे ज़बरदस्ती गैंग रेप नहीं हुआ, कभी ऐसी ये सारी मसरत की बात होती है। अब क्योंकि यूरोप में, दीगर ममालिक में ऐसी जगह मौजूद हैं यहाँ पर लड़कियाँ लड़के आके मिल सकते हैं और वो अपनी सारे मामलात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी मुआशरा है, यहाँ पर ऐसी बातों की इजाज़त नहीं दी जाती। ये मारवी शर्मा जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और दूसरी जो ऐसी ख़वातीन हैं वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह बना दी जाए यहाँ पर लड़के और लड़के नंगे होकर गुलशर्रे उड़ाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है, इनको अपने उन इलाकों में रहना चाहिए जहाँ पर यह कवानीन है। मैं ऐसी ख़वातीन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इसमें रहते हैं, इस्लाम ने मुकम्मल एक दीन है इस्लाम, इसमें कोई ऐसा रद्दोबदल कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें हकूक़ दिए गए हैं, आप इन्हें समझो, इनमें रहना सीखें आप सब। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, अब हम बात कर लेते कुछ सियासत की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जो इत्तेहादी जमातों ने बजट पर इमरान खान साहब के साथ इत्तफाक किया है, उनका साथ देने का फ़ैसला किया है, तो ज़ेबा नाज़ साहिबा आप बताएं कि क्या आप बजट से मुत्तफ़िक हैं? जी देखें, बजट जो आया है उस पे हम सब मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि बजट एक अच्छा बजट आया है, गरीबों का सहारा
बेहतरीन उनको सहारा मिलेगा। उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है और मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा बजट है। हम इस बजट के साथ हैं और जैसे इस बजट को लेके चला जाएगा उसके मुताबिक हम सारे हुकूमत के साथ एग्री करते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी तो बताएं ना कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चौधरी परवेज़ इलाही की जो मुलाकात हुई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही की जो मुलाकात हुई है, मेरी जमात जो मुस्लिम लीग काफ और उसकी क़यादत चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मेनूस इलाही साहब, कामल अली आगा साहब, ये वो शख्सियत है जिनके दरवाज़े हर वक्त पूरी जमातों के लिए, हर शख्स के लिए खुले हैं। वो सियासी बंदे हों, मुखालफ हों, कोई साथ हो या बाहर हो, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके राब्ते होते हैं। अब जैसे देखें, कैद हिज़्ब इख्तिलाफ जैसे हमज़ा शहबाज शरीफ भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिलने आए, बिल्कुल ऐसा है। और उन्होंने उससे कबल इमरान खान साहब भी आए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे शुजात साहब का पता करने। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि उनकी जरदारी साहब से मुलाकात जो हुई है ये कोई साजिश हो रही है या कोई ऐसी कोई गलत, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई इत्तेहाद नए बनेंगे, कोई इत्तेहाद टूटेंगे, कोई बनेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी क़यादत जो है हमेशा वतीरा ये रहा है कि उन्होंने उनका साथ दिया है और आखिरी दम तक पीटीआई के साथ चले हैं और 5 साल पूरे साथ चलेंगे। लेकिन ये जब किसी के साथ अगर चलते हैं तो मुकम्मल साथ चलते हैं, किसी की कमर के पीछे छुरा नहीं घूमते, हम साजिशें नहीं करते, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ। अभी ये देखें आप, पंजाब असम्बली में तमाम दिंगा मुश्ती हुई, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, पख्तूनख्वा असम्बली, लेकिन हमारी कैद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अल्लाह की मेहरबानी से और अपने खैम मुसाबत की तवज्जो से उन्होंने पंजाब असम्बली में कोई गंदाबुश्ती नहीं होने दी। उन्होंने पहले एहतियात करना शुरू कर दिया और पहले ऐलान कर दिया था कि सख्त एक्शन भी मैं लूंगा। उन्होंने हुकूमत को भी कहा और अपोजिशन को भी कहा कि आपने बिल्कुल किसी की मुखालफत करनी आप करें, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन दंगा फसाद नहीं। असद कैसर क्यों नहीं कर सके ऐसा? असद कैसर का ये पता नहीं, उनमें इतनी पावर नहीं थी या वो इतने टैलेंट वाले नहीं थे जितने परवेज़ इलाही साहब थे। परवेज़ इलाही साहब ने तो करके दिखा दिया, अगर जो नहीं कर सके वो जाने क्यों नहीं कर सके फिर। अच्छा ठीक है, एहसाना साहब आप क्या कहेंगे? जो अभी बात की ज़ेबा नाज़ साहिबा ने भी कि नहीं कर सके असद कैसर साहब भी, बजट पे भी इनकी इत्तेहादी जमातें ये जो हैं इन्होंने मंजूरी दी हुई है, इत्तेफाक भी किया हुआ है, दूसरी जानिब ये मुलाकातें भी हो रही हैं आसिफ अली ज़रदारी के साथ, आप कैसे देखते हैं? चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली ज़रदारी की जी गुज़श्ता रात जो बिलावल हाउस इस लाहौर में मुलाकात हुई है, जी, ये एक सियासी मुलाकात है, क्योंकि बिलावल भुट्टो कुछ दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर आए थे, उसके बाद इमरान खान आए थे, इसके अलावा दीगर शख्सियात भी मुस्लिम लीग नून की भी उनको मिलती रहती हैं, हमज़ा शहबाज की उनसे मुलाकात हुई है। तो ये बातें हैं क्योंकि आजकल एक सियासी दौर है और सियासी इश्तियाल है और सियासत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। अब क्योंकि पीपल पार्टी ये चाहती है कि हम किसी तरह पंजाब में दाखिल हों, मुस्लिम लीग काफ ये चाहती है कि किसी तरह पंजाब की हुक्मरानी हमारे हाथ में आए। सही, ये मुलाकात इस चीज़ का पेश खैमा है क्योंकि आज से 3 साल पहले आसिफ अली ज़रदारी ने चौधरी परवेज़ इलाही को ये पैगाम दिया था कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब नामज़द करते हैं, आप मुस्लिम लीग काफ को छोड़ दें। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने ना उस वक्त छोड़ा, ना कल की मुलाकात में छोड़ा। कल भी यही कहा कि हम 5 साल के लिए उनके इत्तेहादी हैं, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन मैं अपने ज़राए से, जो मेरी एक सियासी सूझबूझ है, ये मुलाकात आइंदा जो इलेक्शन में बनने वाले इत्तेहाद हैं, आइंदा जो पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमत है, उसका एक हिस्सा है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में पहली ये ताकत की बजाय ज़्यादा ताकत से आएगी और मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में और मरकज़ में ज़्यादा क़ुव्वत हासिल होगी
और ये दोनों जमातें मिलकर आइंदा हुकूमत क्या आपको बनाएंगी। नहीं लगता ये कि मेरी प्रोटेक्शन है। ठीक हो गया, ये देखें, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं क्या होने वाला है सियासत में, इलेक्शन तो आने वाले ही हैं, बस थोड़ा सा ही अरसा रह गया। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कह दी कि कराची में अब हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, देखो, तो ये मेरी- उसका तो नहीं रद्द अमल? मेरी बात ये है कि ये हर बंदे को हक पहुंचता है ना। जी अब हर बंदे को ये हक हासिल है कि मैं नारा तो लगा ही सकता है ना, वो नारे में अमल होना तो इलेक्शन के बाद है ना, बिल्कुल रिजल्ट ऐसा। क्या आते हैं। मैं ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी मिलकर आइंदा पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे। ठीक। ये सिग्नल भी मिल चुका है, ये आवाज़ें भी आ रही हैं, और जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात इसी पेश खैमा है, और उन दोनों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, मे बी रॉन्ग और राइट, बट इन दिस टाइम आई एम नहीं, मुलाकात से आप सही कह रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ये इत्तेहाद कर जाएंगे आपस में, सही कह रहे हैं आप। और दूसरी रही बात, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में इस वक्त ज़ीरो है, वो अगर अपनी तौर से मुस्लिम लीग नून को मना लेते हैं कि हम चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर बनाते हैं, तो मुमकिन है कि अब ये चेंज आ जाए। ठीक हो गया, देखते हैं चेंज कैसा आएगा, क्योंकि सियासत में तो ये सब कुछ चलना ही है और हम देख ही रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि आवाम जो वोट देगा वही आगे इक़्तिदार में भी वही पार्टी आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब नाजरीन, और वो है इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क का जो अपोजिशन ने करार दे दिया है। ये क्यों करार दिया हम जानेंगे ज़ेबा साहिबा से। सबसे पहले मैम, ये आया है बयान अपोजिशन की जानिब से कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं और ये अब हमने होने नहीं देना, क्यों? ये इसलिए है कि देखिए, इमरान खान साहब कोई भी फ़ैसला करते हैं ना, तो किसी से पूछते नहीं हैं, किसी से मशवरा नहीं करते, वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं, और वो कहते हैं मैं अपना फ़ैसला जब खुद करता हूँ तो मैं कामयाब होता हूँ। सही। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब तक आप किसी से मशवरा नहीं करते, आप एक दूसरे से मशवरा करके चलते नहीं हैं, आपके साथ सीनियर और वो मंजी हुई पार्टी काफ लीग, परवेज़ इलाही साहब आपके साथ अटैच है, आपके साथ इत्तेहादी हैं, वो आपको मशवरा देते हैं, आप सुनते हैं और करते अपनी मर्ज़ी हैं। तो इसके अलावा फिर और हम क्या कह सकते हैं? अगर इमरान खान साहब किसी जगह फंस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो फिर कहीं अगर वो फंस जाते हैं फिर उनको भाई याद आ जाते हैं। अगर फंसने से पहले भाई को याद किया जाए तो इस मोड़ तक ना पहुँचे। सही, ठीक हो गया। एहसान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो, ये जो मुस्लिम लीग काफ की आप बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आपने बात की कि इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार, ये किसने दिया है? ऑपोजिशन ने। ये किसने दिया है? ये वही लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा था, बिल्कुल, और इसी अपोजिशन ने नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहा था। और ये प्रॉपर जो अपोजिशन होती है वो हर हुक्मरान को सिक्योरिटी रिस्क कहती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि इमरान खान के जो इक़दामात हैं ना, जो वो इक़दामात कर रहे हैं, वो कई ऐसे इक़दामात होते हैं कि उनके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ता है। जिस तरह अभी ज़ेबा साहब ने फरमाया कि इनके साथ चौधरी बरादरान इत्तेहादी हैं, MQM इत्तेहादी है, GDA इत्तेहादी है, कुछ आज़ाद अरकान इनके इत्तेहादी हैं। ये सिर्फ जब इन पे ज़ोर पड़ता है, इन पे मुशक्क़त आती है, ये फंस जाते हैं, तो फिर इत्तेहादियों को याद करते हैं। अब मौलाना फजलुर्रहमान का धरना था, ये नाको नाक हो गए, चौधरी परवेज़ इलाही ने जाके उनको उठाया, और बाद में चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में जो बातें हुई वो आपको याद है, क्योंकि उनको इस बारे में मोर्दे इल्ज़ाम उठाया गया। ठीक हो। अच्छा, उसके बाद जब बजट आता है, जब कोई कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में कानून साजी की बात होती है, तो उस वक्त ये मियाँ मिट्ठू बनकर इमरान खान उनको बुलाते भी हैं, बात भी करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो इमरान खान की ज़्यादती है कि इसने कभी इत्तेहादियों का अलग इजलास नहीं बुलाया, इत्तेहादियों की बात नहीं सुनी, एक इत्तेहादियों को नहीं बुलाया कि भाई आप हमें मशवरा दें कि हम हुकूमत में ये फंसे हुए किस तरह निकलें। तो जब जंगल में मोर ही नाचेगा और किसी की नहीं सुनेगा तो इंजाम तो यही होगा। नहीं तो अपोजिशन की क्या जरूरत है? कोई इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहें या इमरान चौधरी परवेज़ इलाही को टास्क दें कि आपने हर मामले में हमें डिफेंड करना है, तो मैं देखता हूं कि अपोजिशन में से कौन बोलता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान में अकल नहीं है, शौर नहीं है, वो ऐसे अनइलेक्टेड लोगों के पंजे में फंस चुके हैं
जो कि उस वक्त हर वक्त उसमें घेरे में रहते हैं। हालांकि इमरान खान साहब को वो वक्त याद होना चाहिए जब ये कहते थे मैं पढ़ा लिखा, पूरी सियासत मेरी पढ़ी लिखी होगी और मैं पढ़ा लिखा माहौल बनाऊंगा और मैं पढ़े लिखे लोग और न्यू जनरेशन लेके आऊंगा। मुझे एक भी नया बंदा दिखा दे, सारे वो करप्ट लोग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और सारे वही लोग हैं। और ये कैसे वही लोग इनको मशवरे देते हैं और उन्हीं लोगों के साथ ये मशवरे करके चलते हैं। ठीक। हालांकि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हमेशा पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ बढ़ते हुए इक़्तिदाम के लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की है और उनको समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से ये जिस तरीके से दाल, आटा, चावल, दूध, मेडिसिन, इस इतनी महंगाई हो गई है कि इतनी किचन आइटम जितनी भी है वो इस कदर महंगी हो गई है कि हर बंदे के वो रूटीन का जो दिन का एक बजट होता है ना, वो ही डिस्टर्ब हो गया। ठीक है आप, अभी हम यहीं पे महंगाई के हवाले से बात कर लेते, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फैटफ के इजलास के हवाले से जो कि होने वाला है। और हम पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमने तकनीकी लवाजमात जो हैं वो मुकम्मल कर दिए हैं, तो हमें अब ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हमने 27 में से 26 लवाजमात मुकम्मल कर दिए, तकनीकी लवाजमात। तो अब उन्होंने ये भी साथ में बयान में कहा है कि अगर ग्रे लिस्ट में हमें रखा जाता है तो इसके पीछे भारत हो सकता है कि भारत कुछ सियासी मुफाद चाहता है। आप क्या कहेंगी कि फैटफ में ग्रे लिस्ट से जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान के निकलने की, हमने अब उनकी शराइत भी मुकम्मल की हैं, इमरान खान साहब ने भी और हुकूमत ने भी कहा है कि हमने मुकम्मल की हैं, तो अब हमें निकाला जाए बाहर, नहीं निकाले जाएगा तो ये तो उनका अपना जवाज़ है। आप कैसे देखते हैं कि क्या चांसेस हैं कि ग्रे लिस्ट से हम निकल आएँ? इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं क्योंकि हमारा मुल्क बड़ी तरक्की की तरफ चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जो हमारे देखिए ड्यूज़ थे वो भी पूरे किए और इतना कर्जा लेने के बावजूद हम क्लियर हैं, ठीक है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान, मैंने रात को उनकी सुनी सारी बात, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल से हमें तो उसमें निकाल देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। सही। क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा। जी। तो एहसाना साहब आपसे जानना चाहूँगी, उन्होंने ये भी बयान में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हमने रोकी है, इसके लिए भी इकदाम किए, आप क्या कहेंगे? जो आपने ग्रे लिस्ट से निकलने की बात की है जी, असूली तौर पर तो हम निकल चुके हैं जी। 27 पॉइंट्स में 26 पॉइंट जो हमने मुकम्मल कर दी मुकम्मल कर जी। लिए। तो आपको पता है कि एक पर्चा जो इम्तहान का होता है ना, उसमें 33 नंबर पे ले लिए जाए ना जी, तो बंदा पास होता है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन यहाँ क्योंकि बदमाशी है चंद उन ममालिक की, चंद उन हुक्मरानों की जो कि पाकिस्तान को किसी तरह भी फलता फूलता हुआ नहीं देख सकते ऐसे। और उसमें सरे फरिस्त मोदी सरकार है, मोदी सरकार, बिल्कुल भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, जो कि हर जगह पर हमारे कामों में टांग अड़ाते हैं और हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ती है। अब ये पाकिस्तान को कितने सालों से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ये को आज तो नहीं डाला, ये नवाज शरीफ दौर में ग्रे लिस्ट में जी, था। ऐसे ही है। ऐसी कोई बात नहीं है। और क्योंकि इमरान खान ने जो नवाज शरीफ और जरदारी ने कर्जे लिए हुए थे वो भी उतारे हैं और जो अपने लिए वो भी उतार रहे हैं, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि अब जो आइंदा इजलास होगा इसमें से हम ये वहाँ पे अनाउंस होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हर जगह इंडिया की मुखालफत सरतोड़ तरीके से शुरू कर दिया है। सफारती मुहाज पर भी, इखलाकी लिहाज पर भी, अखबारात में भी, टीवी में भी हम उनको जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इस सारे मामलात में कामयाब होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से। ज़ेबाना साहिबा, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक अहम बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के मामले पर उधर अमेरिका के उन्होंने, मैं नाम भूल गई उनका, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने जवाब तलब किया है जो बाइडन से कि क्यों नहीं टेलीफोन किया आपने इमरान खान साहब को अफ़गानिस्तान के मामले पर। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये एक बात करना चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका का जो एक चल रहा था बड़े अरसे से, जी, वहाँ जंग हो रही थी, अब बहुत सारे लोग वापस भी चले गए हैं जी। तो जो बाकी रह गए हैं वो भी मेरे ख्याल से वापस चले जाएंगे। लेकिन जितना लॉस हुआ है इंसानी और मैशत का, वो तो पूरा नहीं हो सकता। जी।
लेकिन ये सबसे ज़्यादा पहले बात करने वाली ये है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जो कुछ चाहा था वो कुछ कर लिया, अब वो भी नहीं चाहता वहाँ रहना, ठीक है, अब वो भी वापस जाना चाह रहा है। अब क्योंकि वहाँ पे जो जितने मामलात इधर अफ़गानिस्तान में हो चुके हैं उनके, और जितना उन्होंने ख़र्चा कर लिया, अब यहाँ पे अफ़गानिस्तान ने जितनी बमबारी या जितने उन्होंने भी अपनी फतह हासिल कर ली है, अब वो भी मेरे ख्याल से ये चाहेंगे कि अमेरिका का कोई बंदा यहाँ ना रहे, और वो मेरे ख्याल से जल्द ही अमेरिका का कोई बंदा अफ़गानिस्तान नहीं रहने देंगे। ठीक हो गया। एहसान साहब, एक आपसे भी बात पूछना चाहूँगी, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि पाकिस्तान ने अड्डे देने से अपने मना कर दिया अमेरिका को जब उन्होंने मना किया है तो इमरान खान साहब की इस फैसले को सराहा भी गया है, और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि टेररिज्म का जो अटैक होने का जो हम पे ख़तरा रहता है हमेशा, दहशतगर्दी का, ये फिर अगर वो इजाज़त दे देते तो ये परवान चढ़ जाता। आप कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को भी, और साथ ही साथ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से? वही अमेरिका को जो पाकिस्तान ने दो जवाब दिया कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, बिल्कुल इसके पीछे हिकमत है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को जितना नुकसान अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग में हुआ है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारे बहुत ज़्यादा जानें तलफ हुई हैं, माशी तौर पर हमें बहुत नुकसान हुआ है, और लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन जो कि पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें हर तरीके से नुकसान हो रहा है। अब इमरान खान का डट कर ये कहना कि हम अड्डे नहीं देंगे, असे पसे पुछ बात ही है। अगर हम अड्डे देंगे फिर जो हमले होंगे पाकिस्तान से होंगे, और इसी का खमियाजा पहले पाकिस्तान ने भुगता है अड्डे देने की वजह से, इसलिए ये नहायत दानिशमंदाना फैसला है। दूसरी तरफ से अपोजिशन ये कह रही है कि इमरान खान ने क्या कहना ही मैंने अड्डे दूंगा, वो तो उन्होंने लिए ही नहीं या उन्होंने मांगे ही, वरना इमरान भाई अगर अमेरिका अड्डे मांगते हैं इसकी क्या जरूरत थी, वो तो यही कहना है ये अड्डे हमारे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान अपने तौर पर मुस्तहकम हो चुका है, और जब हम माली तौर पर मुस्तहकम होंगे तो हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। ठीक हो गया, इंशाल्लाह हम हर चीज़ का जवाब देंगे भी। अब हम बात कर लेते शहबाज शरीफ के हवाले से। FIA में भी उनको बुला लिया गया, पेशी उनकी हुई, जिनमें उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल के जवाब दिए। तो ज़ेबा नाज़ साहिबा, आप कैसे देखती हैं जो केसेस हैं? पहले तो नैब का कह रहे थे, अब मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले नैब न्याजी गठजोड़ था, अब FIA गठजोड़ बन गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को उन्होंने सिर्फ इस अपने साथ रखा ही इसलिए हुआ है कि वो गली सड़ी जुगते मारें, गली सड़ी बातें एक दूसरे को बस ताने कसती रहे। जैसे हमारी फरदौस आशिक मान साहिबा जी भी इसीलिए बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको भी सिर्फ वजारत इसलिए दी हुई है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बात करे उसके वो उसी तरह जैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा करती हैं इसी तरह वो भी जवाब देती हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस कैसे आएगा। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वो आसानी से उनको देखे ज़मानतें भी हो जाती हैं, उनके लिए कितने रास्ते आसान किए जाते हैं, और पैसे भी अभी उनको चल के 10-10 लाख रुपए के कहे गए हैं कि जी जमा करवाएं 2-4 दिन में। मुझे ये बताएं, आम बंदे को इतनी रिलैक्सेशन मिलती है? नहीं मिलती। ये वही चोर लुटेरों को मिलती है जो पैसा लूट के ले जाते हैं और पकड़ में भी नहीं आते। और आज तक हमजा शरीफ देखे, वो पकड़े गए, वो भी छूट गए, ये सारे निकल गए, सबको पकड़ा, सबको छोड़ दिया गंदा करके, कुछ हासिल तो हुआ नहीं है। मकसद तो ये था कि अगर इनसे पैसा इकट्ठा हो जाता, जिस आवाम को जिस डगर पे ये लोग लूट मार करके चले गए बाहर, वो तो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मर्द तो वो गरीब तबका रहा है जिनका लूट के वो खून पसीने की कमाइयाँ इकट्ठी करके बाहर जाके 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, 5 स्टार घरों में रह रहे हैं, कोई लंदन में, कोई यूरोप में, कोई फ्रांस में, कोई कई उन्होंने घर लिए हुए हैं। बात तो है कि उनसे 1 रुपया भी किसी ने हासिल किया नहीं किया। तो इसमें मैं तो अफसोस ही कर सकती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एहसान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जब शहबाज शरीफ साहब को FIA ने बुलाए से पहले ही नवाज शरीफ साहब ने उन्हें टेलीफोन करके कहा कि आपने FIA में पेशी के ऊपर आपने जाना है, ये उनकी राय थी, उन्होंने उनको बारहा कहा कि आपने जाना है। तो आप कैसे देखते हैं वो गए और अब सियासत में यही बातें आ रही हैं कि पहले जिन नैब को लगाया हुआ था अब FIA भी आ गई है। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई एहतसाब के अमल में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आवाम को गुमराह किया जाए? देखो, ये
पाकिस्तान में या अक़वाम आलम में मैंने ये सुना था कि फैमिली डॉक्टर होते हैं, जी लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ यहाँ फैमिली कोर्ट्स भी बन गए हैं। एक फैमिली कोर्ट तो वो है ना जी। जिनमें फैमिली के बातें सुनी जाती हैं, लेकिन मुशर्रफ दौर में भी ऐसे था और नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसे था कि इन्हों की फैमिलियों को अदालतों ने रिलीफ दिया। लेकिन क्या अब कभी हम अदालत के ऊपर निज़ाम पे नहीं बात कर सकते। नहीं, बात सुने ना, देखें अब देखें ना जी। अब अगर मरियम नवाज की गिरफ्तारी की बात की जाए तो वो 10 दिन पहले जिसने पकड़ना है वो उनको इतला दे, बिल्कुल हाउ इट पॉसिबल। अब शहबाज शरीफ की और हमजा की कल जमानत हुई है 10 जुलाई तक और 10 लाख के मुचलकों पे हुई जी। है, हालांकि कितने अरबों रुपए के जो रकम उन्होंने खुद की हुई है। तो बाकी अगर कोई बंदा आम चला जाता अदालत में उसकी तारीख नहीं लगती, और इनके ये शाम को ये सुबह को डालते हैं, दोपहर को उनकी हेयरिंग होती है, रात को फैसला हो जाता है। और शान साहब तो इनकी ये छुट्टी वाले इतनी- दिन भी ये इनकी इतना जमानतें बात- हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा रहेगी बात, अब इमरान खान ये बात दिल से निकाल दें कि ये शरीफों या जरदारियों से एक पाई भी वसूल कर सकेंगे। ये कवानीन जो इस वक्त हैं ये मोम की तरह हैं, वो जिस तरफ चाहे उनको मरोड़ लिया जाता है। इसलिए ऐसी अदालतों से, ऐसी नैब से, ऐसी FIA से इनको कुछ नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि सऊदी अरब की तरह उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी है, एक 5 स्टार होटल में उनको जमा किया जाए, उनको ये कहा जाए कि भाई पैसे दे दो और निकल जाओ, सही। जो पैसा देता जाएगा निकल निकलता जाएगा। जाएगा। ये कवानीन इतने लंबे महंगे वकील, करोड़ों अरबों रुपए वकीलों को दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जजेस और नैब ये मुख्तलिफ अदारे क्या कर सके। सही। आपने बात की कल की, आज की अपने शहबाज शरीफ की, जी भाई ये ट्रायल पहले नैब भी कर चुकी है, जी ये ट्रायल अब इसने शुरू किया है FIA ने, ना नैब ने कुछ निकाला है ना ये कुछ निकालेंगे। सही। ये वक्त की सिर्फ बर्बादी है और हमारी जो मेहनत और कमाई की टैक्स की कमाई है ना वो इन पे लगाई जा रही है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि कोरोना वैक्सीनेशन की जो खेप थी, आपने देखा कि वो पहले कम पड़ गई थी पाकिस्तान में, तो अब आने लग गई हैं, उनके डोजेज़ आने लग गए। हमारे पास PIA का तैयार है, 2 दफ़ा लेके आ गए, तो अब आपको लगता नहीं है कि ये फिर से कम हो जाएगी, गायब हो जाएगी? देखिए इतनी आवाम है, 18 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, 22 करोड़ आवाम, सॉरी जी 22 करोड़ आवाम है, और उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी सी इंसुलिन शुरू कर दी आपने, बाद में वो सेंटरों में गायब हो गई, क्योंकि आपको पहले से इसको जमा करना चाहिए था कि आप जब एक डोज लगाते जी। हैं आप 3 हफ्ते बाद दोबारा डोज का कह देते हैं, 1 महीने 3 हफ्तों के बाद फिर जब दूसरी डोज लगाने का टाइम आता है तो डोज ख़त्म हो जाती है, और फिर लोग जो लाइनों से सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे इंसुलिन लगाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए बैठे होते हैं, वो परेशान हाल है। ना वहाँ पानी का अरेंज है, वहाँ ना बैठने की जगह का अरेंज किया गया है, और ना ही वहाँ पे आप सुबह से लेकर शाम तक जलील और परेशान हालात में ऐसे लोगों का, मुझे बताए गर्मी में हमारी हुकूमत को ये चाहिए था कि वहाँ पे ठंडे पानी का अरेंज करें, वहाँ पे लोगों के बिठाने का अरेंज करें, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट गलत है। ये अभी हमें जो लोग गालियाँ निकाल रहे थे वहाँ बैठ के एक्सपो सेंटर पे, और जो मुख्तलिफ जो अदारे बनाए हुए हैं इन्होंने वैक्सीन के लिए, वहाँ पे लोग गालियाँ निकाल रहे हैं हुकूमत को कि ये ऐसी हुकूमत जिन्होंने एक पानी के थर्मस रख दें, ये कितना पैसा लगता है इसमें, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। अगर थोड़े से भी डिसिप्लिन के साथ, तरीके के साथ, इतनी आपकी कबीना है, किसी वजीर के जिम्मे लगा दें कि भाई आपने जो जो सेंटर बनाए हैं वहाँ पे एक कूलर लगा दें पानी का बड़ा, लेकिन नहीं। ठीक है, आवाम को सहूलियात दी जाएँ, ज़ेबा नाज़ साहिबा का कहना है, आप क्या कहेंगे एहसान नाज़ साहब? देखो ये क्योंकि जब 22 करोड़ आवाम हो जी और 6 लाख इंसुलिन में वैक्सीनेशन आएगी तो यही हाल होगा ना। अब उसके लिए जो भी मैनेजमेंट उन्होंने की है उनका अपना तरीका ठीक है, हाँ जी क्योंकि अब एक्सपो सेंटर को कोई पता नहीं कि यहाँ कितने लोग आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ सेंटरों को कोई पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। सही। तो ये थोड़ी बहुत ही हो जाती बात, अब आना शुरू हो गई है, हर जगह लगनी शुरू हो गई है। क्योंकि मुझे ये बताएं, जब तक यकदम कम से कम 5 करोड़ डोजेज ना आएंगी जी तो ये मसाइल हल नहीं होंगे, ठीक होगा। लाखों से हल। अभी आज ही इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, चाइना से कुछ 10 लाख डोजेज और आ चुकी हैं। इंशाल्लाह इससे कमी वाक़ होगी। हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के हर शहरी को वैक्सीनेशन की जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही
कोरोना का जो है ना वो खात्मा है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल कि है। आज की रिपोर्ट है कि कोरोना यानी केसेस में कमी आई। 0.1 लाहौर में इस वक्त रेशियो है, और जी, पंजाब में बिल्कुल। 0.5 है। बिल्कुल। अब सिर्फ कराची में और सिंध में थोड़े से मसाइल हैं, वहाँ 10-8% है। जी। इंशाल्लाह उस पर भी काबू इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये कोरोना वबा से अल्लाह पाक हम लोगों को शिफा देगा हाँ। इंशाल्लाह। इसी के साथ नाजरीन, आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने, मेरे मौजूद मेहमानों की मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।